क्या प्रहलाद पटेल जी गोपाल भार्गव से किस स्तर पे पिछड़े हैं? लेकिन पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बात होती है, क्यों पिछड़े हैं? क्या जयंत मलैया से लखन पटेल जी किसी स्तर पे पिछड़े हुए हैं? क्या आप इस स्तर पे मानते हैं कि लखन पटेल जी अगर या रामकृष्ण कुसमरिया जी पिछड़े हुए हैं? तो पिछड़े का नहीं, आप तो ये बोलिए कि हमें समान दीजिए, हर वर्ग को बराबर कीजिए, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। साथियों, स्वागत है आपका नो फिकर में। और नो फिकर में आज मेरे साथ हैं नो फिकर के ही संपादक भाई राजा अभिनव मुक्टी। काफ़ी पुराना परिचय है हमारा, लेकिन एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज़ है जिसमें हम राजा भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो राजा भाई, स्वागत है आपका ही आपके चैनल नो फिकर में। और नो फिकर में सबसे पहला मैं प्रश्न यही पूछना चाहूँगा आपसे कि नो फिकर का नाम आपने नो फिकर रखा है, एक यूनिक नाम है और एक अद्भुत नाम है। जैसे कि हम बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में ही देखते हैं, तो उसमें आप अगर न्यूज़ का काम कर रहे हैं तो उसमें न्यूज़ का कोई कंटेंट रहेगा, न्यूज़ जैसा कुछ उसमें नाम छुपा रहेगा, दिन के हिसाब से आएगा, साप्ताहिक रहेगा। लेकिन नो फिकर, फिकर एक अलग शब्द है और नो अलग शब्द है। तो ये नो फिकर की शुरुआत कैसे हुई, नो फिकर का नाम नो फिकर कैसे पड़ा? अंकित जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने सोचा कि मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि पिछले शायद 4 महीने से लोग मुझे भूल भी चुके थे कि शायद सक्रिय नहीं हूँ या बीमारी के कारण फील्ड से बाहर हूँ। तो लोग सोच चुके थे कि ये अब वापस आए नहीं आए, आए तो कैसे आए। तो आपने सोचा, और दूसरी बात कि आपने कहीं ना कहीं आपने इंटरव्यू लेने का सोचा, तो इसके लिए भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में राजनीतिक कहें या फिर मतभेद इसलिए रहे हों कि वैचारिक मतभेद रहे हों, चुनाव के लिए हों या फिर पृष्ठभूमि के लिए हों, तो कहीं ना कहीं तो आपने जब वो इंटरव्यू की बात की तो बहुत अच्छा लगा कि आप प्रश्न पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं फेवर के नहीं होंगे। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि नो फिकर की शुरुआत कहाँ से हुई, नो फिकर नाम क्यों रखा, तो नो फिकर की शुरुआत इंदौर से हुई। इंदौर में जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैंने नो फिकर नाम एक जोक की वेबसाइट के लिए रजिस्टर्ड कराया था कि इससे मैं मनोरंजन के लिए जोक प्रसारित करूंगा, लोगों को हंसाने के लिए। लेकिन पता नहीं, उसके साथ साथ मेरे जो मित्र थे अमित टुटेजा, उन्होंने इसको रजिस्टर्ड कराया था और अमित टुटेजा की ही मदद से मैंने उस वेबसाइट को तैयार किया था, जिसमें मेरी मदद अर्पित मीना नाम के जो मुझे उस समय वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम सिखाते थे, मेरे गुरु भी कहें या मित्र कहें, दोनों ही बातें हो सकती हैं कि अर्पित मीना ने मुझे उस समय बहुत मदद की और नो फिकर को हम लोगों ने साथ मिलकर इसको तैयार किया था। तो वेबसाइट में कई कंटेंट हम जोड़ते गए, चाहे समाचार हों या फिर हेल्थ टिप्स हों या फिर रोज़गार की टिप्स हों, ये सब चीज़ें उसमें जोड़ते गए और वो बढ़ता गया। लेकिन ये जो नाम है तो मजाक में चल रहा था, मैं बैठा था और वेबसाइट के लिए नाम सोच रहा था। तब अमित टुटेजा जी ने मजाक में ही आए और उनकी होटल पे मैं बैठा था और उन्होंने एक शब्द बोला, नो फिकर। मुझे टेंशन में ऐसे कंधे पे हाथ पटकते हुए, जैसे कि पंजाबी व्यक्ति करते हैं, तो एक पंजाबी व्यक्ति ने उसी अंदाज में मेरे ऊपर हाथ पटकते हुए उन्होंने कहा, नो फिकर। तो मैंने कहा, भाई अमित भैया इसी नाम को रजिस्टर्ड करते हैं। तो उनने मजाक में लिया और उन्होंने कहा, नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा नाम में। हमने कहा, नहीं भैया इसी को रजिस्टर्ड करते हैं। वो लगे रहे कि नहीं करना है, मज़ा नहीं आ रहा है इस नाम में, तू सोच ले और सोच ले। लेकिन मैंने उसको रजिस्टर्ड कराया और नो फिकर की परिभाषा मुझसे बेहतर जो कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव हैं, उनने एक तरीके से चैनल पे दी भी थी कि नो अंग्रेजी का वर्ड है और फिकर उर्दू का वर्ड है, जिसे मिक्स करके इसका नाम बनाया गया। जो हमने जब रजिस्टर्ड कराया था सोचा भी नहीं था इतना कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इतना सोचा भी नहीं था। लेकिन उनने जिस तरीके से उसको बताया, उसकी व्याख्या की, कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर की। लेकिन इस नाम के पीछे नो फिकर नाम न्यूज़ नहीं लगा जैसा आपने कहा, तो नो फिकर जो है कहीं ना कहीं सीमित नहीं है, ये समाचार तक सीमित नहीं रहेगा। इसीलिए इसको, या फिर जैसे कई समाचार चैनल हैं, कई ऐसे चैनल चल रहे हैं जो कि क्षेत्रीय हैं, जैसे उसमें कहीं बुंदेली शब्द आता है, कहीं सागर शब्द आता है, कहीं छतरपुर शब्द आता है, कहीं और भी नाम आते हैं। लेकिन नो फिकर एरिया वाइज सीमित नहीं है, समाचार वाइज सीमित नहीं है, इसमें और भी चीज़ें जुड़ेंगी, वो समाचार से भी रिलेटेड हो सकती हैं। इस क्षेत्र के अलावा भी नो फिकर का प्रसार होगा, जैसे कि अब नो फिकर एनजीओ भी है, और भी नई चीज़ें इसके साथ जुड़ने वाली हैं आगामी समय में। तो नो फिकर ना तो समाचार तक सीमित रहेगा और ना ही किसी एरिया वाइज सीमित रहेगा।
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आपने पत्रकारिता की क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल किया, बड़ी बात होती है ये। और उसके बाद आप किसी संस्थान में भी जा सकते थे, जैसे कि मेरे कई मित्र हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मैं भी पत्रकारिता का एंट्रेंस क्लियर कर चुका था लेकिन नहीं किया। लेकिन आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर आप कई संस्थानों में जा सकते थे, आपने हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, लेकिन एक नए विज़न से लेकर के आपने नो फिकर की शुरुआत की। तो नो फिकर चुनना और किसी अन्य संस्थान को ज्वाइन ना करना, क्योंकि पहला, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो सबसे पहला आता है कि डिग्री ले ली है हमने, तो डिग्री लेने के बाद हम सबसे पहले किसी संस्थान में अप्लाई करेंगे, फिर हम स्टार्टअप की ओर भागेंगे। तो स्टार्टअप आपने शुरुआत से ही कोशिश करने की कोशिश की और पत्रकारिता की फील्ड में लेकर के, जब मुझे याद है, और आपने डायरेक्ट अपना समाचार चैनल शुरू किया, उसके बाद उसके बाद आपने अखबार भी शुरू किया। तो इसकी कहानी थोड़ा सा बताइए कि आप गोल्ड मेडल लेकर के डायरेक्ट कूद आए, जबकि आप, हो सकता था कि आप कहीं और अप्लाई भी कर सकते थे, जॉब वगैरह कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपने बताया गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद तो मुझे बचपन से ही फ़िल्मों का काफ़ी शौक़ रहा है। फ़िल्में मैंने खूब देखी हैं, फ़िल्मी कीड़ा कह सकते हैं आप। तो मैंने एक बचपन में एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था कि उसमें शाहरुख खान ने एक संवाद कहा था कि मैं हॉलीवुड का नौकर बनने से बेहतर है मैं बॉलीवुड का राजा रहूं। इसी के अंदाज में उन्होंने ये कहा था कि मैं नर्क का नौकर बनने से नर्क का राजा मैं बनना स्वीकार है, लेकिन मैं स्वर्ग का नौकर बनना पसंद नहीं करूँगा। उसी तरीके से मैं किसी भी संस्था में काम करूँ और वहाँ पे मैं अपनी बात ना रख सकूँ या फिर अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट ना कर सकूँ जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे होने या ना होने का मकसद ही नहीं पूर्ण हो रहा है। मैंने प्रयास किया था, मैंने फॉर्म अप्लाई भी किए थे जिसमें बड़े बड़े चैनल्स थे, जैसे कि ईटीवी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ईटीवी में मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे उसके बाद मेरा रिटन और ओरल दोनों हो चुके थे और मैं जाने के लिए तैयार भी था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे सपने का क्या होगा, जो मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर मुझ में बेहतर लगता है कि मैं कुछ हूँ और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने भी मुझे जज किया और उनकी नज़र में भी मैं कुछ हूँ, तो फिर मैं उनके लिए काम क्यों करूँ। इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ा। ईटीवी के अलावा मैंने नव भारत में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, इसके अलावा मेरे न्यूज़ नेशन में सिलेक्शन हुआ और लास्ट टाइम अभी रिपब्लिक भारत में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और उस वहाँ से कॉल आया। लेकिन वो अप्लाई आज से लगभग 2-2.5 साल पहले का था। 2-2.5 साल पहले अप्लाई किया था और लास्ट मंथ मुझे उन्होंने कॉल किया कि आप आएँ। तो तब तक कहीं ना कहीं बहुत समय निकल चुका था। तो वो स्थिति और आज की स्थिति में अंतर था। उस समय मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था और नव भारत में जो ब्यूरो चीफ थे दुर्ग में, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो उन सर ने कई बार मुझे कहा कि यार तुम कर लो, नौकरी कर लो, खुद के बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत कुछ लगता है, शायद जीवन में सफल भी ना हो पाओ तो पूरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो लेकिन मैंने इस बात को समझा कि अगर जीवन है तो एक ही बार मिलता है, किया तो अपने लिए किया, नहीं किया तो अपने लिए किया, तो करें तो खुद के लिए करें, दूसरे के लिए मजदूरी क्यों करें। एक बढ़िया सोच थी आपकी कि आपने अपना नो फिकर प्रारंभ किया और भिन्न भिन्न संस्थाओं से आप जुड़ने की कोशिश में थे, लेकिन फिर आपने अपना विचार बदला। लेकिन इसी बीच राजनीतिक एक प्रश्न बीच में खटकता है कि आप क्षेत्रीय सांसद और केंद्र में मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, और इन्हीं के साथ आपने विरोध अपना दर्ज कराया, समय समय पे आपने बहुत विरोध दर्ज कराया। इसके साथ में आपने बीच में एक कोविड काल की परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने की कोशिश की, आपने पद यात्रा भी प्रारंभ की थी। तो इनका विरोध आपके हमेशा कंटेंट में देखने के लिए मिलता है। क्या कोई व्यक्तिगत विरोध है या राजनीतिक विरोध है, सामाजिक विरोध है, तो आप क्या देखते हैं? मैंने प्रहलाद पटेल जी का विरोध नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया, मैंने उनके पद का विरोध किया। प्रश्न और बीच में इसमें छुपता है। इसमें थोड़ा सा और बताना जी, जी, चाहूँगा जी। कि जैसे प्रहलाद पटेल जी का विरोध इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं।
केंद्रीय मंत्री हैं हमारे दमोह जिले के लिए। ये बड़ी बात है कि हमारे पास केंद्रीय मंत्री, हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वही केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी। उम्मीदें ज़्यादा होने के कारण उनकी दायित्व भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम बांदकपुर को देखें, अगर बांदकपुर क्षेत्र की बात करें, तो बांदकपुर क्षेत्र को उस तरीके से डेवलप नहीं किया गया जिस तरीके से उनके द्वारा किया जा सकता था। वो पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उसके द्वारा उस समय उसका विकास कहीं ना कहीं उस समय बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। हम आप सभी देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसका विकास होना चाहिए था। हमारे पथरिया क्षेत्र के अलावा भी दमोह है, हटा है, जबेरा है, तो उन क्षेत्रों में आज भी किसी भी तरीके से रोजगार की कोई मुहिम नहीं की गई। आज भी कहीं ना कहीं यहाँ का युवा रोजगार के लिए परेशान है, किसान यहाँ का परेशान है, और जिसकी पहल की जा सकती थी। मैंने प्रहलाद पटेल जी के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उनका जो पद था, उनका वो काम था, उस पर प्रश्न चिन्ह। अगर वो पद पे नहीं होते तो उन पे प्रश्न चिन्ह होते ही नहीं। और बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो आज भारत सरकार के सबसे बड़े पद पर हैं वो, और नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था और पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें की जा सकती थी कि मोदी जी जो करेंगे उससे विकास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास या वो कार्य जो मोदी जी से उम्मीदें करके आए थे जनता, वो नहीं हुई जिनकी ज़रूरत थी। मेरा मानना ये नहीं है कि राम मंदिर बने, बिल्कुल बने, लेकिन उसके पहले रोजगार जनता को मिले, रोजगार, हमारी जो जीडीपी है उसमें ऊपर उठे। ये मेरे लिए बेसिक्स हैं कि बेसिक्स में ज़्यादा काम होना चाहिए। मंदिर बने ना बने मेरा मतलब इससे नहीं है। हमारे यहाँ पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हर भारतीय के हाथ में 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, वो पहली प्राथमिकता। बुलेट ट्रेन आए उसका स्वागत है, लेकिन उससे पहले भारतीय रेल की स्थिति तो सुधार हो। आज दमोह और सागर के जो युवा हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, वो अप डाउन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें या तो बस से जाना पड़ रहा है या फिर उन्हें किसी तरीके से अप डाउन के लिए मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। वो समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं। आज आप देख सकते हैं कि यूक्रेन से जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वापस आए हैं, और भारतीय सरकार काफ़ी वाहवाही लूट रही है कि यूक्रेन से हम उनको वापस लाए हैं। लेकिन उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि मैंने खुलकर विरोध किया था कोरोना काल में, हमारे मजदूर वर्ग जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात या फिर इंदौर से पैदल चल कर आ रहे थे, तो उनके दृश्य हम देख रहे थे कि वो पैदल चल कर आ रहे हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार से वो व्यवस्था नहीं थी जो कि हम बड़े लोगों के बच्चों के लिए की जा रही है, क्योंकि वोटर तो वो भी हैं और जिम्मेदारी हमारी उनके लिए भी बनती है। तो प्रश्न चिन्ह खड़े किए जो कि सरकार पर हर पत्रकार को करने चाहिए। हमें मोदी जी से ये प्रश्न पूछें हम, या एक पत्रकार या कोई भी व्यक्ति ये पूछे कि मोदी जी आम काट कर खाता है या चूस कर खाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरत ये है कि मोदी जी देश में रोज़गार की क्या स्थिति है, जीडीपी की क्या स्थिति है, या फिर जीएसटी लाए हैं तो क्या बदलाव आया है, या फिर नोटबंदी की है तो क्या बदलाव आया है। ये मेन मुद्दा है और ये मेन ज़रूरत है। चलिए, लेकिन इसी के बीच में एक मेरा बीच का जो प्रश्न था कि आपकी निकटता भाजपा के ही एक इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो, लेकिन अक्सर देखने के लिए मिलती है कि इन्हीं समस्याओं के बीच में आपके जो फेवरेट, मैं समझता हूं कि आपके एक मंत्री हैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी, रहली विधानसभा से आते हैं। तो मैंने कई बार उनके इंटरव्यूज़ आप के चैनल पर देखे हैं, अखबारों में पढ़ा है। उनके साथ आपकी निकटताएँ समझ में आती हैं इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए। तो क्या उनसे ऐसा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, या आपकी एक निकटता है, स्वयं की निकटता है, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं? तो इस पे भी एक काउंटर प्रश्न तो बनता है। बिल्कुल बनता है। भार्गव जी से निकटता है, इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूँ, मान रहा हूँ कि हाँ। और इंसान की एक फितरत होती है कि जहाँ उसको प्रेम मिलता है, जहाँ स्नेह मिलता है, वो वहाँ जाता है। जहाँ पे आप को लाइन में ना लगना पड़े, जहाँ पे आपको इंतज़ार ना करना पड़े, तो इंसान वहाँ पे ज़्यादा जाता है। जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिले या फिर आपको वो प्यार ना मिले, तो वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करता। भार्गव जी का भी मैंने विरोध किया है 2018 के चुनाव में, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और वो वीडियोज़ 30,000 के ज़्यादा व्यूज़ के हैं, वो चाहे रैली का हो,
चाहे पटना बुजुर्ग का हो, चाहे ढाना का हो, चाहे सायपुर का हो, हर जगह का वीडियो मेरे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे। और उसमें दिखाया गया है कि जनता किस प्रकार भार्गव जी का विरोध कर रही है, और उसको मैंने दिखाया भी है। लेकिन उसके बाद उनके कई काम ऐसे भी हैं जो कि अन्य की अपेक्षा उस क्षेत्र विशेष के लिए कहीं ना कहीं सराहनीय है। जैसे कि गड़ाकोटा में आज भार्गव जी के द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रहस्य मेला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रहस्य मेला हो सकता है कि अन्य लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो कि वहाँ पे गाना बजाना हो रहा है या कुछ भी, लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने एक स्टूडेंट्सों के लिए खोला है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बेहतर और कहीं ना कहीं एक सफल योजना उनकी रही है। तो इसके अलावा मैं उनकी तारीफ़ें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा उनके पास जाना या मेरे चैनल पे उनका या अभिषेक भार्गव जी का अधिक दिखना सिर्फ़ और सिर्फ इसका ये कारण है कि जिस स्थान पे इंसान को ज़्यादा स्नेह मिलता है, ज़्यादा प्रेम मिलता है, वो वहीं जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिनके पास मैं बार बार गया हूँ, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि विरोध किया केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी, तो उनके पास इसलिए भी नहीं गया हूँ कि पहली बार ही उनने अपना बिहेवियर से मुझे या तो खुश नहीं कर पाया, मैं उनके बिहेवियर से खुश नहीं हो पाया। तो 3 मिनट का टाइम दिया था, 3 मिनट में उनने कहा था 3 मिनट में इंटरव्यू लीजिए। 3 मिनट बहुत कम होता है, तो उससे 1-1.5 मिनट तो मुझे सेटअप करने में लग गया था, और एक क्वेश्चन के बाद उन्होंने कहा था समय समाप्त, केबीसी की तरह। तो उसमें ना तो पहचान हो पाई, ना बात हो पाई। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे। और एक और संस्था मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, हालाँकि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपकी संस्था को जब से देख रहा हूँ, कई सारे चेहरे नए आते हैं आपकी संस्था में और एक निश्चित समय बाद बदल जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपसे ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, जैसे आपने बताया कि आपकी ट्यूनिंग क्षेत्रीय सांसद से नहीं बैठ पाई, तो क्या आपकी संस्था में काम करने वाले लोगों की ट्यूनिंग आपसे नहीं बैठी, या आपकी उनसे नहीं बैठी, या उनकी अलग महत्वाकांक्षाएँ थीं, या फिर आपका कोई अलग विज़न था जो उस विज़न में वो लोग सेट नहीं हो पाए? तो इस पे आपका एक छोटा-सा आंसर। मैं उनकी गलतियां तो नहीं दूंगा, अपनी ही मानूंगा कि मेरा बिहेवियर या मेरा तरीका हो सकता है उन्हें पसंद ना आया हो, समझ में ना आया हो। जैसे कि पहले अर्पित जी रहे, तो अर्पित जी उसके बाद बदल गए, क्योंकि अर्पित जी को नौकरी करने के लिए हैदराबाद जाना पड़ा, वो इंदौर छोड़ के हैदराबाद चले गए, तो फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। उनकी शादी भी हो गई थी उसी बीच, तो उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अब बात करें, जैसे कि 4 लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए जुड़े थे संस्था से, जो चाहे विक्रम हो, कैलाश जी हों, रोहित हों या जितेंद्र हों, उनके साथ लगभग 2 ढाई साल का टाइम पीरियड रहा। चैनल ने काफ़ी उस समय 2018 का चुनाव कवर किया, उन लोगों ने काफ़ी कुछ चैनल के लिए किया। इस बात से मैं नहीं इनकार करूँगा कि उनने चैनल के लिए योगदान नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि मेरी जो संभावनाएं थी या मेरी रफ्तार थी या फिर मेरे कार्य करने की शैली थी उन्हें पसंद नहीं आई होगी, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना काल था और स्वयं को सुरक्षित करना सबसे पहले ज़रूरत था, तो उन्होंने संस्था से पहले स्वयं को सुरक्षित किया, तो इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी मैं उन लोगों के अलावा, जैसे कि शुभम यादव, श्याम यादव या फिर अक्षय शुक्ला, ऐसे लोग कई लोग जुड़े रहे संस्था से और उन्होंने अपना समय दिया, योगदान दिया। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना भी संस्था बड़ी है उसमें उन लोगों का योगदान है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, लेकिन आपकी संस्था तो स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आपकी अस्थिरता मैंने व्यक्तिगत रूप में बहुत देखी है। जैसे आपने पहले इंजीनियरिंग की, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, एक आशीष जी उनके साथ पढ़े हैं, तो मुझे पता था कि आपने इंजीनियरिंग की है। फिर आपने एनिमेशन का कोर्स भी किया और आपने सागर में भी कुछ उस पर प्रयास किया। बैंक में भी नौकरी की और उसके बाद आप पत्रकारिता में आए। तो पत्रकारिता में आप जब आए तो मैं भी विश्वविद्यालय का ही छात्र था। तो इतनी फील्ड तो मुझे पता है कि आपकी अस्थिरता इन सब चीज़ों में रही है। तो जाना कहाँ चाह रहे हैं? जीवन में कोई भटकाव सा नज़र आता है आपके कि अभी पत्रकारिता चल रही है, इसके 4-5 साल पहले इंजीनियरिंग की, बीच में बैंक में नौकरी भी कर ली और फिर आपने गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं और अचानक से बुंदेलखंड की धरती से नो फिकर की शुरुआत कर देते हैं। आपने बताया कि कॉमेडी नाम के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था। चलिए ठीक है, उसके बाद एक भटकाव दूर करने की कोशिश आपने की है, लेकिन इतना सब कुछ क्यों? एक अस्थिरता सी तो नज़र आ ही रही है। इस पे आप। तो जैसे कि एक छात्र 12वीं पास करता है तो उसके माइंडसेट में मेरा भी था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, और उसकी शुरुआत मैंने एसबीएन से की थी। 1 डेढ़ साल मैंने पढ़ाई की
और कुछ विवाद एसबीएन से हुए, जो कि व्यक्तिगत मेरे विवाद हुए, और उसके बाद मैंने एसबीएन छोड़ दिया। एसबीएन के मालिकों से ही विवाद हुआ, तो उसके बाद मैंने एसबीएन छोड़ दिया, और एसबीएन 1 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद एनिमेशन का कोर्स किया, एनिमेशन सीखा और एनिमेशन में प्रयास भी किया। लेकिन एनिमेशन के प्रयास में मैंने कहीं न कहीं ये देखा कि 1 साल डेढ़ साल मैंने दिया, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं इसमें कहीं न कहीं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरी महत्वाकांक्षा है। तो मैं वो सीखने के लिए इंदौर गया कि इससे बेहतर और कुछ सीखूं और उसको बढ़ाऊं। लेकिन आपने जैसे बताया कि अस्थिर था, तो दिमाग फिर अस्थिर हुआ, और वहाँ पे फिर मैंने पीएससी की तैयारी की। तो वो दिमाग में पीएससी की तैयारी चलती रही। पीएससी की तैयारी के बाद मैंने बैंक की जॉब की। बैंक का पहली बार ही अटेम्प्ट किया, और मेरा एचडीएफसी बैंक में मैंने लगभग 6 महीने जॉब की। 6 महीने जॉब करने के बाद फिर वही चीज़ आई, अस्थिरता, और कि दूसरे के यहाँ काम नहीं करना है, काम नहीं करना है। तो फिर मैंने वहाँ पे काम छोड़ा, और उसके बाद शुरुआत हुई नो फिकर की। तो नो फिकर में भी पत्रकारिता शुरू नहीं हुई थी, एक वेबसाइट और वेब पोर्टल ही बस स्टार्ट हुआ था। चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच में 2018 के चुनाव का आपने ज़िक्र किया, उस पे हम बाद में आएँगे। दमोह उपचुनाव 2021 जो कि एक गजब का मुद्दा रहा पूरे मध्य प्रदेश में। दमोह ज़िले से हैं, तो दमोह ज़िले में तो उसकी परिस्थितियाँ हमने देखी है, जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियाँ बनी। चलिए, उस परिस्थितियों में आप पर भी एक आरोप लगता है कि आपने कांग्रेस का खुल के प्रचार किया हो या उनका पक्ष रखा। गाँव-गाँव जाकर के आपने कांग्रेस के लिए काम किया। अ, लेकिन बीच-बीच में एक बात मन में खटकती है कि एक अपना पद छोड़ कर के कांग्रेस से विधायक रहने वाले राहुल सिंह जी अपना पद छोड़ते हैं, और उनकी डिमांड पर मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज का जो है भूमि पूजन करते हैं, और हाल ही में उसकी बजट की भी घोषणा हो चुकी है, और वो भविष्य में आएगा भी। चलिए, तो उस पे क्या इस पे ये नहीं आपको लगा कि उस व्यक्ति ने अपना त्याग किया है, तो कांग्रेस का पक्ष लेने का कोई वजह नहीं है? या फिर सीधे-सीधे आरोप लगाऊँ कि कांग्रेस का आपने एक तरफ़ा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है? ऐसे आरोप लगते हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि राजा भाई ने तो नो फिकर के माध्यम से कांग्रेस का एक मत तैयार किया, एक जनमत तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी। अगर एक छोटे से चैनल ने ये किया है, पहली बात तो, जिसके फॉलोअर्स बहुत कम थे, और जब चैनल बंद हुआ था तो 20,000 फॉलोअर्स थे फेसबुक पे, और लगभग 6,000 साढ़े 7,000 के करीब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे। एक छोटे से चैनल ने इतना बड़ा काम किया है, तो पहले तो मैं अपनी पीठ थपथपाऊंगा कि मैंने ये काम किया है। जिस व्यक्ति ने उसके बाद विधायक का पद संभाला, उस व्यक्ति ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था जब मैं अपने पेपर के लॉन्चिंग पे गया था। अब बात करते हैं कि एक तरफा बात की, तो अजय टंडन जी आज की डेट में भी मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं। ये एक हकीकत है। आप 100 आदमियों को खड़ा कर दें और मुझे कर दें, वो आज भी मुझे नहीं जानते हैं। ये हकीकत है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो काम किया था, मैंने उसमें ये लक्ष्य रखा था कि दमोह की सच्चाई ओपन करेंगे, और दमोह में जो 35 साल तक विधायक रहे जयंत मलैया, उनकी भी हकीकत लाएंगे, और राहुल सिंह की भी हकीकत लाएंगे। मुझे इस बीच में जब मैंने कवरेज किया था, तब अजय टंडन को टिकट भी नहीं मिली थी। तो अजय टंडन भी हो सकते थे, मनु मिश्रा भी हो सकते थे, या फिर रोहन पाठक भी हो सकते थे, कोई भी नाम हो सकता था कांग्रेस से। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया था कि दमोह क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई मैंने कि आप बांदकपुर की गंदगी दिखाई, बांदकपुर की जल समस्या दिखाई, अभाना की जल समस्या दिखाई, बालाकोट की नहर दिखाई। बालाकोट की नहर के अलावा मैंने कई गांव की ऐसी सड़कें थी, तो जहां पे सड़कें ही नहीं पहुंच पाई, 35 साल वो विधायक रहे, उनने भी नहीं पहुंचाई, और इनने भी नहीं पहुंचाई राहुल सिंह के 18 महीने में। इसके अलावा आप कहें तो कई ऐसे गांव थे जिनमें आवास योजना की समस्याएं थी। आवास योजना की समस्याओं के साथ साथ शौचालय की समस्याएं थी। तो मैंने वो दिखाने का प्रयास किया। हाँ, मेरी चीज़ों को कांग्रेस ने हाथों हाथ लेके भुनाया, उनने शेयर किया, और लोगों में एक आक्रोश था, तो मैंने उनको मंच दे दिया। ये हम बात मान सकते हैं कि राहुल सिंह जी के
पद छोड़ने के बाद लोगों में जो आक्रोश था, उन पे नाराज़गी थी कि आपने किस प्रकार से आपने पार्टी छोड़ दी, या उनके जनमत का किस प्रकार से त्याग करके आपने दूसरी पार्टी का ले लिया। तो पार्टी को कैसे ले लिया आपने, इस प्रकार से जनता नाराज़ थी कि आपने हमारे जनमत का विरोध किया। तो मैंने उनको मंच ज़रूर दिया, इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ, लेकिन मैंने राहुल सिंह जी का विरोध कतई नहीं किया है, और ना ही अजय टंडन जी का मैंने समर्थन किया। और अजय टंडन जी से मेरे व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से व्यवहार आज की डेट में भी नहीं रहे, क्योंकि जिस दिन मैं कोविड के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो मैंने सबसे पहले अजय टंडन जी का ही विरोध शुरू किया था दमोह में, क्योंकि जो उनका 1 साल का पीरियड अभी कंप्लीट होने वाला है, मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से एक विधायक की भूमिका एक विकास के रूप में कहीं से भी कहीं नहीं दिखी। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि मैंने अजय टंडन जी का समर्थन नहीं किया है। राहुल सिंह जी ने जो काम किया था, मैंने उसका खुल के ये विरोध किया था कि आपको सत्ता नहीं बदलनी थी, और जहाँ पे दमोह में विकास होना था, तो वो विकास नहीं हो पाया उन 18 महीनों में और उन 35 सालों में भी। तो वो दिखाया था, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति पे नाराज़ थे, और उस नाराज़गी का रिज़ल्ट था 17,000। और मैं आज भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से यही कहूँगा कि राहुल सिंह जी चुनाव हारे थे, अजय टंडन चुनाव नहीं जीते थे। चलिए, एक और बीच बीच में मैंने देखा है आपसे मेरा राजनीतिक विरोध भी रहा, कई मुद्दों पर रहा, पार्टीगत तो रहा ही। जातिवाद की राजनीति पे आपने विचार रखे स्थानीय से लेके मध्य प्रदेश लेवल तक। 2018 के विधानसभा चुनाव में और उसके पहले आपने जातिवाद पे खुल के कुर्मी प्रत्याशियों का या कुर्मी विधायक का भी विरोध किया। उसके बाद में हम आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव पे। तो लोकसभा चुनाव में भी आपने फिर जैसे लोधी कम्युनिटी से आने वाले विधायक या सांसदों का भी आपने विरोध किया। फिर बीच में कई पोस्टें आपने ब्राह्मण हों या ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ भी कुछ शेयर किया कि आप कि ये जातिवाद की राजनीति, उस पे भी। फिर बीच बीच में कभी कभार आपने हरिजन मुद्दों के नेताओं से, जो हरिजन मुद्दों के जो नेता निकले हैं, उन पे भी आपने सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप लिखा। तो मकसद क्या है कि कोई वर्ग राजनीति ना करे, कि कोई वर्ग जो है कि वह राजनीति में पूर्णता नहीं ला पा रहा है, या जातिवाद की राजनीति का विरोध है, या फिर मुद्दों का विरोध है जो मुद्दे समझ में नहीं आए हैं, या फिर ऐसे मुद्दे जो जातियों से निकल कर के आए हैं और उन पे अपना आपने बीच बीच में पक्ष रखा है। लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन की सिचुएशन बन जाती है कि राजनीति में अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आपका मकसद क्या हो सकता है, प्रतिनिधित्व कौन करे। कि आप जातिवाद की राजनीति पर डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, लेकिन कई जातियां वो भौगोलिक दृष्टि से उनका जो वितरण है वो लगातार, जैसे बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ 2 या 3 कास्ट का बड़ा वितरण देखने के लिए मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके नेता निकल करके आएंगे। तो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात, एक जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आती। इस पे आपके स्पष्ट विचार क्या होंगे? मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति योग्य है वो योग्य है, और जो अयोग्य है वो अयोग्य है। इसमें कहीं से भी जाति और धर्म दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे कि बात करें हरिजन कम्युनिटी की या फिर अनुसूचित जाति जनजाति की, तो वो अपने लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें बाबा साहब कहते हैं, तो उनको बनाते हैं। तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या मेरे लिए भीमराव अंबेडकर जी उतने पूजनीय नहीं हैं? उनका जो संविधान उन्होंने निर्मित किया था और वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के माध्यम से हम आज बात कर रहे हैं, तो वो आज जो हमें उनने आज़ादी दी है, तो क्या उसमें हमें नहीं दी है? क्या उन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष को लिए दी है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए ही उन्होंने किया है? या फिर आपने जैसे कुर्मी या पटेल समाज की बात करें, तो सरदार पटेल के लिए जयंती के लिए या फिर शिवाजी जी की जयंती के लिए बात करते हैं। तो क्या सरदार पटेल ने देश को एकजुट जो किया था, उन्हें अन्य अन्य राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया था, तो क्या उन्होंने सिर्फ पटेल समाज के लिए बनाया था या फिर सभी धर्म के सभी जातियों के लोगों के लिए बनाया था? महात्मा गांधी जैसे थे तो उनने वणिकों के लिए थोड़ी अकेले डांडी मार्च किया था कि नमक का सत्याग्रह कराएंगे और फिर हमारे बनिया भाई ही नमक बेचेंगे तो उन्हीं के लिए हम डांडी मार्च करें। या फिर जैसे ब्राह्मणों की बात करें तो मंगल पांडे हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उन्होंने क्या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की? तो किसी जैसे भी महान पुरुष रहे हैं, जो भी रहे हैं, जितने भी वर्ग के रहे हैं, तो उनने कभी भी हमारे ख्याल से इस विचारधारा के साथ नहीं किया कि एक वर्ग के लिए करें। और मेरा ये मानना
मेरा ये मानना ये भी है कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे तो संकीर्णता में आ जाते हैं कि हम अपने वर्ग के लिए करें, जीजा नहीं ढूंढते अपन। आज कहीं ना कहीं आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि 18 के चुनाव में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जातिवाद का नतीजा ही है कि आज हम और आप सफल नहीं हो पाए जो कि आपने और हमने मांगे रखी थीं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि कुर्मी समाज से 3 प्रत्याशी खड़े हुए, गौरव पटेल जी, रामकृष्ण कुसमरिया जी और लखन पटेल जी। तीनों में ही द्वंद्व हुआ और रामबाई जी जीत गई। लोधी समाज में भी ऐसा ही प्रतिद्वंद्विता हुई और कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं कि यही नतीजा हो रहा है। एक तरीके से आपसे हम बात करें तो कुर्मी समाज ने जो बीज बोया था आज उसी का नतीजा है कि कुर्मी समाज कहीं ना कहीं पीछे रह गया राजनीति में और लोधी समाज आगे बढ़ गया, क्योंकि उनकी संख्या कुर्मी समाज से ज़्यादा थी तो उनने अपनी वोट बैंक की राजनीति की। और आज हमारे सामने रिजल्ट हैं धर्मेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल जी, राहुल सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी या फिर प्रीतम सिंह जी। तो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज की राजनीति आप देखिए उनके अपेक्षा पीछे रह गई है। और कहें बड़ा ब्राह्मणों की बात, ब्राह्मण समाज कभी एकजुट ना तो हुआ था ना होगा। हाँ, पंडितों के बारे में बातचीत हो जाए तो तभी भले ही एकजुट हो जाते हैं, लेकिन मुद्दों के लिए या फिर दुनिया के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एकजुटता हमारे ख्याल से कभी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, राजनीति के हिसाब से तो कभी नहीं मिलती, लेकिन किसी धर्म की बात हो या राजनीति की बात हो, माने या मठों की बात हो जाए तो ब्राह्मण एकजुट हो जाते हैं, लेकिन विकास की बात हो तो मुझे आज तक ब्राह्मणों की एकता मुझे नहीं देखने को मिली। चलिए, तो ये तो आपके स्पष्ट विचार थे कि आप की जो जातिवाद की राजनीतिक सोच है उस पे क्या था। कभी कभी पड़ा है कि कभी कभार आप आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन कभी 2-4 पोस्टें आपकी आरक्षण के समर्थन में भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, एक स्थिति क्रिएट हो जाती है कि आप कभी तो बोलते हैं कि आर्थिक आरक्षण हो, कभी बोलते हैं कि शोषित वंचित वर्गों के लिए लाभ मिलना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है या आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आरक्षण होना ही चाहिए, कि आरक्षण का विरोध है, आरक्षण का समर्थन है? तो इसमें एक शॉर्ट सा आंसर देने की कोशिश करें ताकि मैं संतुष्ट हो सकूं, क्योंकि आपकी पोस्ट मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देती हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है या फिर वो बढ़ता है तो वो आर्थिक स्थिति को पता करके नहीं लेता है। तो वो अगर गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसे जातिगत आरक्षण करके उस पर राजनीति करना, मंडल का मंडल की राजनीति करना, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। मेरा स्पष्ट ये है। और बात रही कि आज की डेट में अनुसूचित जाति जनजाति के कई ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है और उनकी स्थिति आज की डेट में सबल हो चुकी है, लेकिन कई आज भी ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति आज से 75 साल पहले जैसी थी आज भी है। जैसे कि हम आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर में सल्ले कासा, दर्रे कासा जैसे जो गांव हैं उनकी स्थिति आज भी आप देखेंगे, उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की भी समस्याएं हैं। ऐसे कई ऐसे नक्सली गांव हैं, वो आज भी अपने गांव माने अपनी बेसिक्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो परेशान हैं। तो उस आरक्षण की उनको ज़रूरत है। जैसे कि आज कैबिनेट रैंक में मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक जी, आज उनके भी परिवार के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तो उनको क्या आरक्षण की ज़रूरत है? या फिर प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, जालम सिंह जी उनके भाई विधायक हैं, आज हम उनको भी आरक्षण दे रहे हैं और उनको भी शिक्षा से लेके फीस की माफ़ी से लेके सब कुछ आरक्षण मिल रहा होगा। मैं ये नहीं पता कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और ऐसे कई शिक्षक हैं जिनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, ऐसे कई ऐसे प्रोफेसर हैं, कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं। तो वो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो गरीब तबका है जिनको मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है, तो उनको वो आरक्षण मिले, मेरी ये मांग है। और बात रही जनरल वालों के आरक्षण की, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा ब्राह्मण समाज वालों से कि अगर आप अपने आप को एक तरीके से ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार आप श्रेष्ठ हैं, तो फिर श्रेष्ठ हैं अगर, तो फिर आरक्षण की मांग क्यों, नंबर लाएं और उसको क्वालिफाई करें। और अगर आप वैदिक सभ्यता के हिसाब से श्रेष्ठ नहीं हैं तो फिर आरक्षण लीजिए। आपको सरकार दे भी रही है 10% का आरक्षण, वो लीजिए। तो मगर ये बात मत दोहराइए कि हम वैदिक सभ्यता के हिसाब से श्रेष्ठ हैं।
चलिए, ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी कि वैदिक सभ्यता के हिसाब से, क्योंकि वैदिक जो सभ्यता है उसमें हम कर्म प्रधानता की बात मैं करते हैं। उसी बात को कर रहा हूँ कि अगर आप कर्म प्रधान हैं, अगर आप जैसे श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ हैं। आप जैसे क्रिकेट देखते थे, लता मंगेशकर जी गाना गाती थी, या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का हम बैटिंग देखते थे, तो हम लोग हर वर्ग ने उनको चीयर किया और हर वर्ग ने उनको लिए तारीफ़ें की, कि उनको ये देख के नहीं किया कि वो ब्राह्मण हैं। वैसे ही हर वर्ग से, हर धर्म से, हर जाति से अच्छे अच्छे लोग आए हैं और उनकी हमने तारीफ़ें की हैं। उसमें हम जाति या धर्म नहीं देखते। हमारे क्षेत्र में अगर अपन जित्तू खरे को देखें, तो जित्तू खरे सिर्फ कायस्थों के गायक नहीं हैं। हर वर्ग, हर जाति के लिए बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे बुंदेलखंड के गायक हैं, लेकिन वो सिर्फ कायस्थों के गायक हैं और उनको हम एक जगह सीमित कर दें तो हमारे ख्याल से उसको गलत होगा। तो जाति या धर्म या इससे राजनीति में लोगों के बीच में दरार ही आती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि जब एक छोटा सा बच्चा, दो बच्चे स्कूल की फीस भरते हैं और एक को आरक्षण की वजह से कम फीस भरनी पड़ती है और एक को ज़्यादा भरनी पड़ती है। कॉलेज में जब एक स्टूडेंट 4,025 रुपये आरक्षण फीस भरता है और दूसरा स्टूडेंट 25 रुपये फीस भरता है, यहाँ से लड़ाई शुरू होती है और वो कहीं ना कहीं दरार बनती है लोगों को दूर करने की। सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यहीं से शुरू होता है कि आपने ओबीसी सभाओं के कई सम्मेलन देखे होंगे, उसमें कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दीजिए, पिछड़ा वर्ग को अधिकार दीजिए, पिछड़ा वर्ग, लेकिन कभी भी ये प्रश्न नहीं उठा कि हमें पिछड़ा बोल कैसे रहे हो। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया किसी भी मैंने आंदोलन में, ये नहीं कि हम पिछड़े हैं कैसे। क्या प्रहलाद पटेल जी गोपाल भार्गव से किस स्तर पे पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बात होती है। क्यों पिछड़े हैं? क्या जयंत मलैया से लखन पटेल जी किसी स्तर पे पिछड़े हुए हैं? क्या आप इस स्तर पे मानते हैं कि लखन पटेल जी अगर या रामकृष्ण कुसमरिया जी पिछड़े हुए हैं? तो पिछड़े का नहीं, आप तो ये बोलिए कि हमें समान दीजिए, हर वर्ग को बराबर कीजिए। इस बारे में कोई बात ही नहीं कर। तो बात समान करने की होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की, जोड़ने की बात होनी चाहिए, जो कि जनरल वर्ग को हाथ बढ़ाना होगा और अनुसूचित जाति वर्ग को उठना होगा। लेकिन वो बीच की छुआछूत की दूरी खत्म होगी तभी ये हो पाएगा। हाँ, दोनों को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आरक्षण भी तभी खत्म होगा जब जातिवाद खत्म होगा। चलिए, एक ही सिक्के के दो पहलू आपने समझाए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन ये इंटरव्यू है, हम बाद में बात करेंगे कभी बैठ कर के। 2015 से आप यहाँ पे एक्टिवेट हैं पथरिया। अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो मैं क्षेत्रीय प्रश्न लेकर के आऊँगा आपके बीच में कि आपको पथरिया के जो नेता हैं उनसे उम्मीदें क्या है, किस स्तर की उम्मीदें हैं और कहाँ आप पथरिया के संसाधनों को ले जाने की बात सोच सकते हो कि पथरिया में इतना बड़ा यूथ क्राउड हम बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छे संसाधन भी मौजूद हैं। विकास की बात करें तो आप किस स्तर पर किस नेता को कहाँ देखते हैं, किसका क्या विज़न होगा, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। आप भले ही नाम ना लें, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि उम्मीदों का नेता कौन हो सकता है आपकी। अंकित जी, एक बात तो मैं पहले से ही आपको और उन सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मुझे पथरिया में नेता नहीं दिखा। और मैं अभी 29-30 साल का होने जा रहा हूँ, मुझे कभी नेता नहीं दिखा, क्योंकि नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। यहाँ पे हाँ, भंडारों में जाने वाले मिल जाते हैं। एक मिनट, लेकिन लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं आम तौर पर हम उनको तो नेता बोलते ही हैं। हाँ, वो नेता सुभाष चंद्र जैसी पर्सनालिटी आप हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन हमें तो ये बात तो करनी होगी कि आज जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, नगर परिषदों के प्रत्याशी हैं या जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशी हैं, तो वो उनमें से आपको एक तो चूज़ करना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी मैंने सीमित की है, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी वर्तमान समय में कई नाम सामने आते हैं, मैं स्पष्ट ही नाम लेता हूँ। जैसे कि मुझे लखन पटेल जी जब वो विधायक रहे तो मैंने उनका विरोध किया, लेकिन अन्य नेता जब मैंने देखे तो वो उन सब में बेहतर दिखे। कई लोग यहाँ पे जैसे राजनीति कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे पानी की समस्या के लिए काम किया था, और उनसे जब मैं पहले नहीं मिला था और उसके बाद उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा मुझे दिखाया कि पानी की समस्या जैसे किसानों के लिए वो हल करने की प्रयास कर रहे थे। उस समय अगर उनको चांस मिलता फिर से तो वो कहीं ना कहीं और अधिक काम कर सकते थे। तो लखन पटेल जी का काम मुझे अच्छा लगा। दूसरा, मेरा व्यक्तिगत मानना ये भी है कि एक दो नेता मुझे
जो कि उतना नाम नहीं कर पाए और उनका नाम उतना नहीं है, वो मुझे अच्छे लगे। और अगर उनको चांस मिलता या उनको मौका मिलता तो वो और बेहतर हो सकते थे। जैसे कि कांग्रेस में अनिल तिवारी, जो कि कहीं ना कहीं एक ईमानदार छवि रखते हैं, और पथरिया में जैसे कि आवास योजना के भ्रष्टाचार के बीच में, उस दलदल के बीच में वो कांग्रेस के होकर भी वो कमल की तरह खिले थे। तो उनका एक नाम मैं लेना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी में कई नाम थे, लेकिन उन सब के बीच में मैं एक संदीप पटेल का नाम देना चाहूँगा कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लगातार काम किया है, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पद नहीं मिल पाया जो वो डिज़र्व करते थे। तो हो सकता था कि ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, जैसे कि आपने भी कई वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से वैसे पद नहीं मिल पाया जिसको आप डिज़र्व करते थे। और आपके बाद आए पार्टी में कई नए लड़के जिन्होंने शायद ही पार्टी के लिए उतना कुछ किया हो, तो ऐसे लोगों के लिए एक मौका मिल गया। जैसे कि ऐसे कई ऐसे लोग रहते हैं जो पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन या तो उनके पास जातिगत बहुलता ना हो या फिर पैसों में बहुलता ना हो, तो पार्टी उनकी मेहनत को दरकिनार कर देती है। आज जैसे कि लोग राव बृजेंद्र सिंह जी की बात करते हैं कि राव बृजेंद्र सिंह अगला चेहरा होंगे। मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूँ, क्यों होंगे? उन्होंने अभी तक क्या किया है ऐसा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, कि वो होंगे चेहरा? आज केरबना की रोड के लिए उन्होंने कितने बार आवाज़ बुलंद की? सूखा में जल समस्या है वहाँ के लिए उन्होंने कितने बार आवाज़ बुलंद की? पथरिया की रोड जब बन नहीं रही थी तो उस समय आपके और आपके साथियों ने, नगर विकास समिति वालों ने कई बार आवाज़ बुलंद की पथरिया की सड़क के लिए, लेकिन वो कितने बार धरनों पर बैठे? ऐसी कई समस्याएं, जैसे कि पथरिया का एक पुल का मुद्दा है जो कि पथरिया से दमोह जाते हैं लोग, तो उन्होंने कितने बार पथरिया की उसके लिए आवाज़ बुलंद की। केवल राव बृजेंद्र सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो नेता हैं वो जो विपक्ष में हैं, चाहे वो गौरव पटेल जी हों, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हों, या फिर राव बृजेंद्र सिंह हों, इसके अलावा बीजेपी में भी और भी नेता हैं, तो उनने कितने बार किया। या फिर कहें कि पथरिया के पास एक फैक्ट्री है, पथरिया विधानसभा में नरसिंहगढ़ फैक्ट्री, तो वहाँ पे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिल सके, कितनों ने आवाज़ बुलंद की, किसनों ने किया? क्रिकेट टूर्नामेंट कराने से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि रोजगार पे काम नहीं हुआ है, विकास पे काम नहीं होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट या फिर भंडारों की राजनीति पथरिया में अधिक सक्रिय है, और पथरिया का विकास इसीलिए अन्य क्षेत्र की अपेक्षा, रेहली या खुरई की अपेक्षा कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है। नगर विकास समिति का नाम लिया तो मैं एक अपनी नगर विकास समिति की ओर से स्पष्ट कर दूं कि जब हम सड़क का मुद्दा उठा रहे थे तो उसमें हमें समर्थन तो सभी दलों के नेताओं ने दिया था, चाहे वो राव बृजेंद्र सिंह जी हों, चाहे गौरव पटेल जी हों, और चाहे बैक डोर से किसी ने सहारा दिया हो तो भाजपा के कई नेताओं ने उसमें पीछे से हमें सपोर्ट किया, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि कई बार नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नेता कई बार अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जनहितैषी मुद्दों पे वो अपना काम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, तो कई भाजपा के नेताओं ने समर्थन भी दिया। चलिए, तो ये कुछ और प्रश्न हैं, चूँकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है और आपको आज बेबाक तरीके से बोलने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि जब मैं सोच रहा था कि राजा भाई का इंटरव्यू लूँगा, तो क्योंकि राजा भाई बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लगभग हर वीक हम एक इंटरव्यू देखते थे, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है और मैंने एक विचार किया कि क्यों ना राजा भाई का इंटरव्यू लें, क्योंकि शायद अरस्तू ने कहा है कि हर व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, तो उसके अंदर और एक मतदान व्यवहार में ये अगर हम बात करते हैं तो हर एक मतदाता राजनीतिक होता है, तो उसी तारतम्य में आप राजा भाई को इतना खुलकर सुन पा रहे हैं और ये बिल्कुल अंदर से निकलना आना चाहिए कि आप अपना विचार रख सकें, क्योंकि वो कई लोग हम देखते हैं कि जो पत्रकारिता से होकर के कब जन आवाज़ बन जाते हैं, फिर बहुत एक लंबा सफ़र हो जाता है। एक लंबे सफ़र में आपने स्त्रियों के उत्थान की बात भी कई बार नो फिकर के माध्यम से की है, बीच में आपने प्रयास भी किए थे, लेकिन अभी तक नो फिकर के लिए आपके चैनल में, आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी मुझे महिला पत्रकार देखने के लिए नहीं मिली, कोई भी एक ऐसा महिला चेहरा सामने निकल कर के नहीं आया जो नो फिकर में अपना कंधा से कंधा मिला करके काम कर सके, तो उसमें आपको एक पत्रकारिता में मौका देना चाहिए, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। तो ये इस बारे में आपने विचार किया है या नहीं किया है, मैं आपका प्रश्न का जवाब आपसे ही जानना चाहूँगा। इसका मैंने कई बार प्रयास किया है। जब मैंने संस्था नो फिकर स्टार्ट की थी तो उसमें कई महिलाएं थीं, कई लड़कियां थीं जो कि उसमें जुड़ रही थीं और उसमें काम भी कर रही थीं। उसके बाद उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन पथरिया एक छोटी जगह है, तो यहाँ पे
मेंटलिटी लोगों की गड़बड़ हो जाती है, सोच लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। जब लड़के और लड़कियां साथ में काम करते हैं तो प्रश्न चिन्ह काफ़ी उठते हैं। तो ऐसी सोच वालों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोगों के परिवारों को परेशानियां होती हैं, और उससे क्या था कि संस्था से उतनी आवक नहीं हो रही थी जिस वजह से मैं उतनी सैलरी दे पाता। तो ये एक मेन रीज़न रहा कि उसको मैं उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। जिसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट जब मैंने निःशुल्क वाला खोला तो उसमें भी कई टीचर्स रहीं महिलाएं, उन्होंने भी उसमें काम किया, लगभग 2 साल तक काम किया, और उन्होंने बाकायदा अच्छे से तैयारियां कराई, स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। जैसे कि प्रोडक्शन हाउस भी मैंने खोला तो 2-3 प्रोडक्शन में लड़कियां रहीं, लेकिन क्या रहता है कि यहाँ पे लड़कियां फिल्मों में, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के समय समस्याएं जा रही थीं, आज भी यही समस्या है कि लड़की का चेहरा दिख जाए तो भाई शादी के समय परेशानी होती कि तुम्हारी मोड़ियाँ सो कर रही थी। वो चीज़ें आज की डेट में भी थीं, तो लड़कियों को उस समय परेशानी आई। कई न्यूज़ के लिए मैंने एंकर बहुत ढूंढी, लेकिन कई न्यूज़ एंकरों के लिए ये कहना था कि आवाज़ तो हम दे सकते हैं लेकिन चेहरा नहीं दिखा सकते। ये समस्याएं काफ़ी रहीं। तो उसके बाद जब विचार आया, और एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा, जब मैंने लगभग कि लड़कियां दिखा के सब्सक्राइबर खूब बढ़ सकते हैं, ये बात जब मेरे माइंड में आई, लोगों ने मुझसे 2-3 लोगों ने कहा कि यार तो हमने कहा बिना लड़कियां दिखाए भी हम चैनल चला के देखें। जब चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद भले ही हम इसका मौका दें। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था, तो वो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, तो उनका ये कहना मुझे बहुत माइंड में खटका। तो कि यार लड़कियां दिखा के, हमने कहा कि तो फिर क्या सफलता, तो फिर हम में और लोगों में क्या अंतर रहेगा कि मैं ये दिखा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूं। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो ज़रूर आएंगे लोग, अगर नहीं है काम अच्छा तो क्यों आएंगे लोग। तो सूर्यवंशम फिल्म जैसा ही था कि महिला कंडक्टर रख के बस चलवाने जैसा ही लगा मुझे, तो मैंने कहा कि अब नहीं चलाना, खुद ही चलाएंगे, इसीलिए ज़रूरत नहीं। खैर, स्त्रियों के लिए अगर हम एक मानव के रूप में ही देखें, स्त्री और पुरुष की बाद में बात करें, तो मानव की भांति अगर हम उसका पूंजी का उपयोग करते हैं तो उसका निश्चित ही फ़ायदा होता है। लेकिन समाज में अभी बहुत पिछड़ापन है। प्रोडक्शन का आपने बात किया, तो आप बीच में वीडियो प्रोडक्शन भी लेकर के आए थे, और लेकिन फिर अचानक से वो योजना बंद हो गई। तो भविष्य में फिर कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि आप जब रिकवर होकर के आएंगे या कभी भविष्य में वीडियो प्रोडक्शन में फिर से जाएंगे, तो उस पे आपका एक भविष्य की आगामी योजना, या फिर आप चालू करेंगे तो क्यों? तो जैसे कि विक्रम जी का बताया मैंने, विक्रम जी और कैलाश जी की अनुपस्थिति में वीडियो प्रोडक्शन का काम बंद हो गया, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन का मेनली जो कैमरा वर्क था, एडिटिंग वर्क था, वो लोग देखते थे और बहुत अच्छे थे वो उसमें। तो उनकी कमी की वजह से वो बंद हो गया। स्पष्ट कहूँगा कि उनके बिना ये मेरे लिए तब संभव नहीं था। इसके अलावा वो मेरा ड्रीम वर्क था कि मैं वो करना चाह रहा था, आगामी समय में ज़रूर करूँगा। जैसे कि सब दिल से कहूँगा कि जब बुंदेली बौछार ने अपना OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो बहुत लगा, क्योंकि ये आज से लगभग 6-7 साल पहले मेरा विचार था कि इसको और ज़्यादा बढ़ाऊं। लगा था, बिल्कुल लगा था। अगर सचिन भाई ये इंटरव्यू देखें तो मैं बताऊंगा कि मुझे बुरा लगा था, लेकिन वो क्योंकि बहुत पहले से सोचा हुआ था और बहुत कुछ करना चाह रहा था उस पर, लेकिन टीम टूटी, टीम ने साथ नहीं दिया। लेकिन भविष्य में उसको अन्य तरीके से, बेहतर तरीके से ज़रूर लाऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जिससे बुंदेलखंड के वो प्रतिभाएं जो अभिनय है, संगीत है, या फिर नृत्य है, या फिर लेखन है, उस क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा कर सकें तो उनको प्लेटफॉर्म देने का प्रयास ज़रूर करूंगा। सचिन भाई, बुंदेली बौछार OTT, आपका जो बौछार OTT है उसका विचार इनके मन में भी था, लेकिन सचिन भाई से मेरी बहुत बात होती है। सचिन भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, चूँकि मैं अब उसका ही खुलासा तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबी बात हुई थी। चलिए, 2-3 प्रश्न और बचे हैं जाते जाते। एक तो कुछ एक क्वेश्चन और मैंने बनाया था बहुत पहले से, मैं उस पे काम कर रहा था कि सुर्खी से आपकी मंत्री श्री गोविंद सिंह जी के इंटरव्यू से शुरुआत होती है, फिर बाद में बीच में सुर्खी चुनाव या उसके पहले आप का उनसे एक विरोध मुझे देखने के लिए लगता है, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद पुनः उसी की ओर या भाजपा की ओर या फिर गोविंद सिंह जी की ओर एक झुकाव सा देखने के लिए मिलता है। तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता
कि और मैं बात करूं या फिर आपके संबंध जो व्यक्तिगत बनते बिगड़ते रहते हैं उस पे एक उसका एक प्रभाव चैनल पे भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आपने कहा कि पत्रकारिता की शुरुआत मेरी गोविंद सिंह जी के इंटरव्यू से हुई थी, तो तब मैं पत्रकारिता का ज़्यादा जानता नहीं था। मैंने शुरुआत ही थी मेरी विश्वविद्यालय में, तो गोविंद सिंह जी मेरे बड़े पापा के कॉलेज टाइम के मित्र रहे, तो उनके साथ ही मैं जुड़ गया था और राजनीति को देख रहा था और उनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का काम और उनके पेजों का काम देख रहा था। उस समय उनके पेज पे लगभग 14,000 फॉलोअर्स थे, आज की डेट में लाखों के करीब हैं। उस समय वो विधायक भी नहीं थे, तो उनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेने के 2 दिन बाद माने आने वाले थे सिंधिया जी सुर्खी क्षेत्र में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुक्ति तुम इंटरव्यू लोगे मेरा। नॉर्मली उनने कहा, मैंने कहा चाचा कभी मैंने इंटरव्यू लिया नहीं है। तो उनने कहा कि हमारे कौन से सींग निकले हैं जो हम तुम्हें मार दें हैं, इंटरव्यू लो, पूछ ले जो पूछने हैं। और मैंने उनसे इंटरव्यू लिया और जिसकी मैंने 2 दिन लगभग तैयारी करता, रात के 3-3 बजे तक मैं क्वेश्चनों के रिहर्सल करता था, बहुत मेहनत की थी और वो इंटरव्यू सफल हुआ था, जिसमें मुझे मेरे जो टीचर रहे राकेश शर्मा जी ने, उन्होंने काफ़ी गाइड किया था। तो वो इंटरव्यू से शुरुआत हुई थी। उसके बाद सुर्खी चुनाव के टाइम पे मैंने दिखाने का प्रयास किया था कि सुर्खी का विकास नहीं हुआ। मुझ पे आरोप ज़रूर हैं कि मैंने सुर्खी में गोविंद सिंह जी का विरोध किया, लेकिन अगर आप उठाकर देखेंगे मेरे 52 वीडियो हैं सुर्खी क्षेत्र के, जिसमें से 21 गोविंद सिंह जी के विरोध के हैं, 19 पारुल साहू के विरोध के हैं, जो कि टोटल 40 होते हैं, और 12 वीडियो ऐसे हैं जिनमें दोनों का विरोध है। तो ऐसे करके इस तरीके से वो वीडियो थे, लेकिन क्या था कि कांग्रेस ने फिर से वही चीज़ की कि उनको हाथों हाथ लिया और उनको भयंकर शेयर किया, जिसमें से राहतगढ़ से शुरुआत हुई थी गोविंद सिंह गद्दार है वीडियो की। तो वो वीडियो लगभग 1.5 लाख के ऊपर व्यूज़ गया था। तो उस वीडियो की वजह से ये कहा गया कि मैंने खुल के बीजेपी का विरोध किया है, लेकिन विरोध दोनों पार्टियों का था, दोनों ही पार्टियां लगभग नाराज़ रहीं। और वर्तमान समय में जैसे आपने कहा कि गोविंद सिंह से नज़दीकियां, गोविंद सिंह जी से नज़दीकियां तो अभी भी नहीं है, वो नाराज़ अभी भी शायद हमसे हैं या नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन उनके बेटे के द्वारा आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट जो है उसको कवर करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। सुर्खी क्षेत्र में लाइव भी कवर किया और भी जो समाचार वहाँ से अवेलेबल हुए तो मैं उसको प्रसारित किया मैंने, और कोशिश की कि जो मन में उनको खटास ये लगी हुई है कि मैंने सिर्फ उनका विरोध किया, तो मैंने उनका विरोध नहीं किया। अगर उनको वो समझ में आएगा तो हमारे साथ में काम करते भी कभी देखे जा सकेंगे। चलिए एक प्रश्न और है कि आप अभी कोविड परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो कोविड 2 प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूँ कि कोविड के इफ़ेक्ट और पोस्ट कोविड के इफ़ेक्ट आपके व्यक्तिगत क्या रहे? क्योंकि इस महामारी से हमने बहुत ज़्यादा अपने लोगों को बीमार देखा है, बहुत ज़्यादा अपने करीबियों को खोते हुए देखा है। हमने बीच-बीच में काम भी किया, तो उसमें भी बहुत सारी परिस्थितियाँ देखने के लिए मिली जो कि असहनीय थीं, जो हम देख नहीं सकते। अब बाद में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित ही बहुत बुरा प्रभाव उस पे रहेगा। दूसरा ये कि कोविड में जब अभी आपका नागपुर में इलाज चल रहा है और रेस्ट पीरियड में है, तो अभी आपने अभिषेक दुबे जी को अपने नो फिकर के संचालन के लिए चुना। अभिषेक दुबे जी को ही क्यों चुना? और दूसरा उनके पास अनुभव तो इतना कुछ विशेष नहीं है क्योंकि आपके संस्थान में काम कर रहे हैं। एक प्रश्न और इसी के साथ 3 प्रश्न हो जाएँगे जो कि दिमाग में आया कि आपके संस्थान के एक पत्रकार पर 15 से 20 दिन पहले या लगभग 1 महीने पहले हमला हुआ। तो क्या इसी प्रकार का दबाव आप पर भी कभी नेताओं का, अधिकारियों का या प्रशासनिक अमले का या अपने करीबियों का, चूँकि दबाव देने वाले हमेशा नेता ही नहीं होते, अधिकारी भी होते हैं, अन्य विभागों के लोग होते हैं, चूँकि कई दबाव समूह भी होते हैं कि यार हमारी खबर ऐसी मत चलाओ, या फिर अगर आज मैं कहीं पे गया हूँ और मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो एक न्यूज़ बन सकती है, लेकिन मैंने ही आपसे बोला व्यक्तिगत कि यार वो आप मत करो। तो कुछ इस प्रकार के ऐसे दबाव आपको देखने के लिए मिले हैं। तो 3 प्रश्नों के उत्तर हैं कि प्री और पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट, दूसरा अभिषेक दुबे जी का चुनाव, और तीसरा दबाव पर आपके जो विचार हैं थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कन्क्लूड करने की कोशिश करें। तो पहला जो कोरोना काल रहा तो मेरे लिए जीवन में बहुत विषम परिस्थिति रही। कोरोना काल जो कि दमोह उपचुनाव कवर के दौरान मेरा कोरोना पीरियड उसके बाद शुरू हुआ। कोरोना काल जिस दिन दमोह रिजल्ट आया उस दिन मेरी ऑक्सीजन 66 थी।
तो उस समय मैं मदद के लिए गुहार लगा रहा था। उस समय मेरा जीवन का वो सबसे ऐसा स्थिति थी कि मैं सबसे विषम परिस्थिति से जूझ रहा था। तो कोरोना काल में कई लोगों ने मेरी मदद की। मैं उन्हीं के नाम लेना चाहूँ जिनने मदद नहीं की या जिनसे मैंने गुहार लगाई, मेरे परिवार ने लगाई और उन्होंने नहीं की, उनका नाम ज़िक्र भी नहीं करना चाहूँगा। जैसे कि सिद्धार्थ मलैया जी, रोहन पाठक जी, या फिर कहें आपकी नगर विकास समिति के जो सदस्य रहे हैं, रोहित जैन, दीपक जैन, आप, अभिषेक राठौर रामा, या फिर संदीप पटेल, या फिर नितेश, जो भी आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया और 1 महीने से ज़्यादा समय तक मेरे पास वो ऑक्सीजन सिलेंडर रहा। इसके अलावा कई लोग जो थे माने उनने काफ़ी मदद की। जैसे डॉक्टर अभिषेक जैन ने मेरे इलाज में पूरा इलाज लगभग 6 महीने से अधिक उन्होंने किया। कोरोना और कोरोना के बाद मेरा जो पैनक्रियास की बीमारी रही, तो 1 भी रुपया नहीं लिया। उन्होंने बाकायदा प्रयास किया कि इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से इलाज किया जाए। और शायद ही है, अगर अभिषेक जैन जी मेरे लिए उतना नहीं करते तो मैं शायद आज बीच में नहीं होता। कोरोना में जब मेरी 66% ऑक्सीजन हो गई थी, तो ऑक्सीजन के समय पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी ने काफ़ी मदद की मेरी। काफ़ी मैंने, अगर उस दिन वो रात में बीच ग्राउंड पे मुझे ड्रिप ना लगाते या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाते तो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो मैं अभिषेक जैन जी तक भी नहीं पहुंच पाया था। कई लोगों ने काफ़ी मदद की मुझे उस समय। काफ़ी राजेश जैन जी जो टीचर हैं उनने, अभय खरे जी ने बहुत मदद की, या फिर अभय चौधरी जी जो हैं उन्होंने काफ़ी मदद की। कोविड सेंटर में मुकेश प्यासी और सोनू पटेल, इन लोगों ने कंसंट्रेटर लगाने में और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में, अरविंद सोनी करके हैं जो ऑक्सीजन के वहाँ, उन लोगों ने काफ़ी मदद की। लेकिन यही था कि मैंने, कई लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की। और एक ही लाइन में उसका जवाब देना चाहूँगा कि अगर इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं मदद ना की होती तो मैं वापस नहीं आता। और मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वो चाहे सिद्धार्थ मलैया जी हों, रोहन पाठक जी हों, आपकी नगर विकास समिति के सदस्य हों, या फिर वो सभी लोग, डॉक्टर अभिषेक जैन हो या पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी हों। तो अगर आप लोग हैं और जीवन में कभी भी आप लोगों के लिए विषम परिस्थिति आती है, भगवान ना करे कभी आए, तो मैं बाकायदा उनके लिए खड़ा रहूँगा। अब दूसरा प्रश्न था कि जैसे कि मेरे पत्रकार पे जैसे वो आया, तो उस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि दबाव हमेशा आते रहें, वो चाहे सुर्खी चुनाव हो। उस समय भी फ़ोन आए हैं, गाड़ी की नंबर प्लेटें निकलवा ली गई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, प्लेट लगी थी उसमें नो फिकर की। तो इस लेवल तक भी राजनीति उतर आई थी कि गाड़ी से नो फिकर की प्लेट निकलवा ली गई थी। ट्रैफिक के डीएसपी आए थे उसको निकलवाने के लिए, और पता नहीं उस प्लेट निकलवा के उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या मज़ा आया, लेकिन निकलवा के ले गए थे नो फिकर की प्लेट। वैसे ही दमोह चुनाव में मेरे पास दबाव कई आए। कई लोगों ने सीधा स्पष्ट बोल दिया था चैनल बंद करवा देंगे, और उन्होंने बंद भी करवा दिया था। पुलिस ने कई दबाव बनाए कि अभी मत खुलवाओ, चुनाव रिजल्ट आ जाने दो, अपने आप चैनल खुल जाएगा। तो मतलब पुलिस को भी ये जिक्र था कि किस प्रकार से बंद कराया गया है। तो दमोह चुनाव हो या फिर सुर्खी चुनाव हो या फिर पथरिया का कवरेज हो, कई बार दबाव आ चुके हैं। कई बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि ये मत कीजिए, वो मत करिए, ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए, यहाँ दिखाइए। वो गाइड करने लगते हैं कि यहाँ चले जाइए, वहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, वहाँ पे चले जाइए, हम आपको गांव बता रहे हैं, वो करिए आप। तो दबाव बहुत आते हैं, लेकिन दबाव जब तक ना आए मतलब आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। जब आपको दबाव आने लगे, करने लगे, तो समझो तरक्की कर रहे हो। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन था आपका अभिषेक दुबे जी वाला। अभिषेक दुबे का जैसे बात है, तो अभिषेक दुबे को अनुभव तो कैमरे के सामने का अनुभव बहुत कम है, क्योंकि अभी मेरी बीमारी के बाद ही उनने ये काम शुरू किया। कैमरे के सामने लगभग 6-7 इंटरव्यू अभी उनके हुए हैं, लेकिन कैमरे के पीछे का अनुभव उनको लगभग 300 गाँव का है। मैंने जो सुर्खी चुनाव कवर किया हो, चाहे दमोह चुनाव कवर किया हो, या फिर पथरिया क्षेत्र का, या जबेरा क्षेत्र का, हटा क्षेत्र का, दमोह क्षेत्र का, या फिर रहली क्षेत्र का, जहाँ भी मैंने कवरेज किया है, तो जहाँ जो भी इंटरव्यू लिए हैं, सामने फेस मैं होता था, लेकिन बैकबोन अभिषेक दुबे ही होता था। तो अभिषेक का अनुभव, साथ में उसकी क्वालिफ़िकेशन, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से उनने एमजे कंप्लीट किया है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने देखी। और जिस समय चैनल में एक भी व्यक्ति नहीं था, ऐसी भी समय रहा है संस्था में कि मेरे अलावा कोई नहीं था, तब अभिषेक था।
तो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ उसके लिए समय दिया, अपना जुनून दिया, और वो परिस्थितियां देखी जब एक मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर हमारी न सुन हो तो बिना कुटे न जियो, तो उस समय भी वो साथ छोड़ के नहीं भागा। और राहतगढ़ में ऐसी स्थिति भी थी जब हिंदू मुसलमान दंगे की स्थिति बन गई थी, जब मैं कवरेज कर रहा था, तो उस समय भी वो माइक छोड़ के या कैमरा छोड़ के नहीं भागा। तो जब हर विषम परिस्थिति में वो मेरे साथ रहा, वो मसानिया से लेके मुसरियाई तक, और दमों के बेलाताल से लेकर के अभाना और बांदकपुर तक, हर जगह वो मेरे साथ रहा। तो मैंने उसको जिम्मेदार समझा कि वो संस्था के लिए समर्पित है और लगातार मेरे लिए लगा रहा है, और मेरे लिए नहीं, सॉरी, संस्था के लिए लगा रहा है। और मैं आज जहाँ भी हूँ तो उसमें अभिषेक दुबे का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं एक लाइन, जो फिल्मी लाइन है, उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। तो इसमें अभिषेक के लिए यही लाइन बोल सकता हूँ। चलिए, एक अंतिम प्रश्न और इसके बाद हम आज के इंटरव्यू का यहीं अंत करेंगे कि बीमारी से रिकवर होने के बाद आपकी क्या-क्या योजनाएँ हमें देखने के लिए मिलेंगी नो फिकर के माध्यम से? क्योंकि 2023 में जो है राजनीतिक चुनाव एक देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कि दमोह जिले की राजनीति में कुछ नए सितारों का भी आगाज़ हो रहा है। तो उनके लिए आप कहाँ आँकते हैं कि वो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने में कितने सफल हो सकते हैं? और इसके दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कन्क्लूड करके मैं आपसे चाहता हूँ। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि दमोह क्षेत्र की राजनीति काफ़ी व्यापक है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि वो राजनीति उन्हीं तक सीमित है। दमोह क्षेत्र में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन बदलाव उन लोगों को मिलना चाहिए मौका जो वर्षों से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम एक साल में बन जाएंगे। हर व्यक्ति की किस्मत ऋतिक रोशन जैसी नहीं होती कि कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई और रातों रात बुलंदियों पे पहुंच गए। तो वो सोचना गलत है, समय लगता है। आज प्रीतम सिंह जी से जैसे इंटरव्यू किया तो उनसे पता चला कि वो 1998 से राजनीति में सक्रिय हैं। लोगों को भले ही 2013-14 की उनकी मेहनत दिखती है। ऐसे ही कई ऐसे नाम हैं दमोह क्षेत्र में, जैसे कि अभी रोहन पाठक हैं, उनको लोग सीमित बांसा तारखेड़ा तक कर देते हैं, लेकिन उनमें मादा है कि वो दमोह क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, दमोह क्षेत्र की राजनीति को बदल सकते हैं। या फिर दमोह क्षेत्र की राजनीति में मनु मिश्रा को भी मौका मिल सकता है कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ मलैया एक नया चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि पिता की वजह से आप पुत्र को दरकिनार नहीं कर सकते। अभी वो भारतीय जनता पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। निर्दलीय भी हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मादा रखते हैं, लगातार एक्टिव हैं। कोरोना काल में जो उन्होंने मदद की है लोगों की, मेरे अलावा सैकड़ों लोगों की मदद की है, तो उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। चाहे किसी भी तरीके से मिले, पार्टी दे या ना दे, जनता के दिलों में वो पहुँचे हैं, और जयंत मलैया के पुत्र के रूप में नहीं पहुँचे, सिद्धार्थ मलैया के रूप में पहुँचे हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। पथरिया क्षेत्र की बात करें तो पथरिया की राजनीति में 2023 में गौरव पटेल और राव बृजेंद्र सिंह में मेरे ख्याल से कांग्रेस की टिकट की टक्कर रहेगी, और बीजेपी से लखन पटेल जी सबसे तगड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव भी है और एक बार वो विधायक रह भी चुके हैं, और उनकी इस बार की हार भी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इसके अलावा उनके अलावा मेरे ख्याल से प्रीतम सिंह जी यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, और बीएसपी से पुनः रामबाई सिंह जी हो सकती हैं उम्मीदवार के रूप में। रामबाई सिंह जी रहेंगी मेरे ख्याल से, उनने भली बयान दिया है रैली का, लेकिन मेरे हिसाब से पथरिया से ही उनको टिकट मिलेगी। और हटा क्षेत्र में बदलाव मुझे ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हटा क्षेत्र में मैं विधायक जी के अलावा भी कई नाम, उमा देवी खटीक जी की वापसी हो सकती है मेरे हिसाब से, और भी कई नाम हो सकते हैं नए। एक नया नाम मैं जोड़ना चाहूँगा, प्रवीण चंद्राकर काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे, तो वो नया नाम हो सकते हैं। और जबेरा क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, चाहे कांग्रेस में राव लाखन सिंह जी हैं, प्रताप सिंह जी पे लोग नज़र लगा के रखे हैं, लेकिन ऋषि जी और राव लाखन सिंह भी नया चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी में धर्मेंद्र सिंह जी तो हैं ही हैं।
इसके अलावा 2 नाम और हो सकते हैं, जैसे दिस्सू भैया कहते हैं उनको, वो हो सकते हैं, या फिर रूपेश सेन जी जो कि प्रहलाद पटेल जी के काफ़ी करीबी हैं और लगातार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं। तो ऐसे नाम भी देखे जा सकते हैं। तो कोई एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं दमोह जिला की राजनीति चेंज कर दूंगा, मुझे नहीं लगता कि दमोह जिला इतना छोटा है या इतना संकीर्ण है कि एक व्यक्ति उसे नचा सकता है। जब तो वो बहुत व्यापक है और कई लोगों से उम्मीदें हैं। ये 1 डेढ़ साल का जो टाइम पीरियड है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। उनको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन दमोह व्यक्तिगत मैं बोलूँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पे रोहन पाठक को कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ मलैया को देखता हूँ कि ये 2 चेहरे हो सकते हैं जो अप्रत्याशित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं में रोजगार और कहीं ना कहीं विकास की पहल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमारे साथ थे। आपका एक और प्रश्न रह गया कि जी, जी, जी। आगामी जो मेरी क्या योजना हाँ, है। एक और प्रश्न रह गया, चूँकि मैं एक मंझा हुआ पत्रकार तो नहीं हूँ, तो बीच-बीच में भूल जाता हूँ। चलिए, तो आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न का उत्तर ये है कि जैसे आपने शुरुआत में किया था कि प्रश्न कि नो फिकर क्यों है, उसको साबित करना मेरी अभी भी प्रायोरिटी रह गई है। मेरे जो रिपोर्टर हैं लगभग 70 से 75 रिपोर्टर मेरी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो उनके पास आज की डेट में कोई रोज़गार मेरी तरफ से नहीं हो पाता है, उनको किसी भी प्रकार से मैं सैलरी नहीं दे पाता हूँ, उनके पास कोई पेमेंट नहीं पहुँच पाता है। तो मेरा पहला मकसद ये होगा अब कि उनको मैं कहीं न कहीं स्थायित्व दे सकूँ, उनके पास एक वो व्यवस्था कर सकूँ कि उनको पगार मिल सके, उनको कहीं न कहीं कुछ रोज़गार मिल सके। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस जैसे मैंने चर्चा की, डिजिटल एजुकेशन फैक्टर में मैं जाना चाहता हूँ, उस सेक्टर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ और उसमें भी मेरा विचार है। और साथ ही साथ इस न्यूज़ चैनल और न्यूज़ को और अधिक लोगों तक 2023 के पहले और अधिक व्यापक करना चाहता हूँ। उसमें कई संभावनाएं हैं और कई कमियां हैं, जो कमियों को दूर करना है और संभावनाओं को सुदृढ़ करना है, जो कि मेरी बैकअप टीम कहीं ना कहीं कर रही है मेरी कमी में, मेरे साथ मेरी अनुपस्थिति में। तो उन लोगों की मदद से ही मैं जो भी कर रहा हूँ, उनकी मदद से ही कर रहा हूँ और वो इस पे तैयारी लगभग चालू कर चुके हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके ही चैनल में नो फिकर में आज आपका साक्षात्कार इंटरव्यू मैंने लिया है, क्योंकि मेरा यह पहला अनुभव था एक इंटरव्यू लेने के माध्यम से। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं लिया है, हालाँकि फ़ेसबुक लाइव में मैं भले ही कई लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक पत्रकार होने के साथ-साथ राजा भाई पहले राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। तो इनके अंदर का जो लावा है वो भी फट कर के बाहर आना ज़रूरी था। चूँकि कई वर्षों से हमारे मित्र हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। कई लोगों को पता होगा कि आज तो हम इंटरव्यू साथ ले रहे हैं, लेकिन हमारी लंबी-लंबी बहसें हुआ करती थीं और फिर धीरे-धीरे मैच्योरिटी आई और मैच्योरिटी के साथ-साथ मैंने एक दिन तय किया, जिस दिन हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी का इंटरव्यू हुआ, तो उस दिन बातचीत चल रही थी हम दोनों की व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू करेंगे, तो राजा भाई बोले बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। और एक अंदर से ललक थी कि एक पत्रकार का ही इंटरव्यू करें, चूँकि उसके अंदर की जो भावनाएँ हैं वो निकल कर के आएँ और देखें कि वो क्या सोचता है। समाज में उसकी भी एक सोच होती है, चूँकि वो अपने एक संस्था का हेड तो है ही है। संस्था के जो विचार जा रहे हैं, उनके पीछे तो उसकी सोच भी होती है, उस चैनल हेड की भी सोच होती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से देखना, ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। और ये अनकट सीधा-सीधा जो इंटरव्यू है, एक लंबा इंटरव्यू हो गया है, लेकिन राजा भाई को आप ज़रूर सुनें। और मुझे लगता है कि इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उन पे हम सब इनका मिल कर के सहयोग करें। इसी के साथ आपके लिए होली की अग्रिम शुभकामनाएँ। राजा भाई की ओर से होली की अग्रिम शुभकामनाएँ राजा भाई स्वयं देंगे और इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नो फिकर से जुड़े सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा। जब आप ये बात सुन रहे हैं मतलब आपने पूरा इंटरव्यू देखा है। आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली ज़रूर खेलें, होली के अवसर को अवश्य मनाएं।
आपको संदेश मिलते रहेंगे, पानी बचाएं, ये करें वो करें, लेकिन हमारा ये त्यौहार ज़रूर सादगी के साथ ज़रूर मनाएं।